लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 8 फरवरी को होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में प्रदेश की मौजूदा आर्थिक चुनौतियों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2026 से 2030 के दौरान आरडीजी और जीएसटी प्रतिपूर्ति बंद होने से हुए नुकसान, आपदाओं का प्रभाव और संसाधनों के बेहतर उपयोग जैसे मुद्दे गहरी चिंता का विषय हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, ये किसी दल या सरकार की नहीं, बल्कि हिमाचल और हिमाचल वासियों के हित की लड़ाई है और आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट निर्णय लेने की जरूरत है। अभी 8 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है और ये कैबिनेट की मीटिंग पर चर्चा की जाएगी। और क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग के बाद हमने अपने विधायक दल की भी मीटिंग बनाने की सोच रहे हैं और बीजेपी के विधायकों को भी बुलाने की सोच रहे हैं। निश्चित तौर पर जब 2019 से 2025 तक 48,000 करोड़ रुपया आरडीजी की ग्रांट के रूप में हमें मिलता रहा और एकदम वो पैसा बंद हो जाए 5 साल के लिए 2026 से 31 तक, तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर उसके गंभीर परिणाम होते हैं। सारी स्थिति से निपटने के लिए सभी दलों को इकट्ठा होकर आगे आना पड़ेगा। और जो प्रदेश था, इसका जो गठन था, पर्वतीय राज्य का जो गठन था, वो कभी भी रेवेन्यू सरप्लस के आधार पर नहीं किया गया था। जहां हमें आरडीजी ग्रांट बंद हो गई है, संविधान के आर्टिकल के तहत ये हमें मिलती है और 1952 से आरडीजी मिलती आ रही थी। तो 73 साल में पहली बार ऐसा मौका आया, विकट परिस्थितियां आई हैं जिसमें इस बात पर चर्चा करने की जरूरत है। और मेरा ये मानना है कि इसमें पार्टी से ऊपर उठकर प्रदेश हित सर्वहित है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2026-27 के बजट की तैयारी के तहत आज वन और पर्यावरण विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ पूर्व बजट बैठक की। बैठक में विभाग की अब तक की उपलब्धियों और आगामी बजट आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर वन और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे, आर्थिक सलाहकार बसवरा रेड्डी, मुख्य सचिव डॉक्टर शालिनी रजनीश और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में बताया कि शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात के दौरान वो बंद पड़े पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसे पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र से सहयोग की आवश्यकता है। पोस्ट पहलगाम के हवाले से जो ऑनरेबल एमएलए बांडीपुर ने पूछा था, ये सही है स्पीकर साहब के अभी भी हमारे कुछ इलाके जो हैं वो बंद हैं, जो मुझे लगता है अब उनको दोबारा खोलने का वक्त आ चुका है। हम गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इस पे जो है हमारी बातचीत जारी है। कुछ ही दिनों में होम मिनिस्टर साहब का जम्मू कश्मीर का दौरा है। मैं हाउस को अश्योर करता हूं और खासकर ऑनरेबल एमएलए बांडीपुर को कि ये इशू क्लोजर ऑफ सम ऑफ द टूरिज्म स्पेसेस, इसका जरूर होम मिनिस्टर साहब से जब मेरी मुलाकात होगी तो इसका जरूर हम जिक्र कर लेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी तरह की कबीलाई, अव्यवहारिक या समाज को विभाजित करने वाली शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और वैज्ञानिक सोच वाली शिक्षा देने के उद्देश्य से राज्य के मदरसों में उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का आधुनिक व समावेशी पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया, इस व्यवस्था को 1 जुलाई 2026 से लागू कर दिया जाएगा। अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का विधेयक हमने अगस्त माह 2025 में विधानसभा में प्रस्तुत किया था। वो पारित होने के बाद उसके पीछे हेतु था कि सभी को एक समान शिक्षा मिले, सबको शिक्षा का अधिकार मिले। और जो पहले से मदरसा बोर्ड था उसमें चूंकि जो राज्य का हमारा शिक्षा बोर्ड था, उस शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता था। बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है, सबको शिक्षा का अधिकार देना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर बच्चे को शिक्षा मिले, वो भविष्य में राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए, समाज के काम आए, उस दिशा में उसको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। न कि बहुत पुरानी कट्टरवादी मानसिकता की शिक्षा, कबीलाई मानसिकता की शिक्षा, 500 वर्ष पुरानी जो ऐसी शिक्षा है जिससे उनका भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता है। तो उनको
समाप्त किया है, मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है 1 जुलाई 2026 के बाद। और इसमें अन्य जो अल्पसंख्यक वर्ग में अन्य लोग भी आते हैं, चाहे सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों, पारसी हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, उन सभी को भी इसके अंतर्गत लाया है। हमारा इसके पीछे ध्येय है कि अब एकीकृत शिक्षा हो जाए, एक जगह पर सब लोग आ जाएं और सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो उस उद्देश्य से और देवभूमि में शिक्षा के मंदिर स्थापित होने चाहिए जो संस्कार दें, बच्चों को गुणवान बनाएं, बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करें। देश और राष्ट्र में, दुनिया में जो है हमारे बच्चे जाएं, सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, अच्छी शिक्षा मिले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ प्रदेश में पर्यटन, विकास, रिजर्व फॉरेस्ट के विस्तार और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में असम से जंगली भैंसे लाने की प्रक्रिया और 28 फरवरी को बोत्सवाना से 8 चीतों के आगमन को लेकर आवश्यक सहयोग और व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श हुआ। माननीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी से मिलकर के हमारे टूरिज्म की दृष्टि से और रिजर्व फॉरेस्ट का बड़ा बेल्ट है, वन्य जीवों के लिए भी हम अन्य राज्यों के साथ जैसे खासकर जंगली भैंसा हम अपना असम से लाने वाले हैं, उसकी प्रक्रियागत मदद के लिए माननीय मंत्री जी से बात हुई। और इसी साल 28 फरवरी के आसपास बोत्सवाना से चीता भी आएंगे, 8 चीता विदेश से आने वाले हैं। हम इस पूरी प्रक्रिया को सरल करते हुए वन्यजीव संपदा की ये समृद्धि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और अच्छे से करते जाए, इससे विविध विषयों को लेकर मीटिंग की। मुझे संतोष है कि मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला सभी इन कामों को आगे बढ़ाती रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई सेक्टर को लेकर सरकार की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि साफ नियत के साथ किए गए प्रयासों के परिणाम स्पष्ट दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर पलायन की स्थिति में था, कारीगर हताश थे और उद्योग बंद होने की कगार पे थे, लेकिन सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से इसे प्रोत्साहन दिया। एमएसएमई सेक्टर की क्या स्थिति थी? यूपी के अंदर पलायन कर चुके थे, हस्तशिल्पी निराश था, कारीगर हताश था, एमएसएमई सेक्टर बंदी के कगार पर था, वीरानी थी। सरकार ने उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में हमने यूपी के अंदर उसको प्रोत्साहित किया। आज यूपी के अंदर, यूपी देश का पहला राज्य है जो अपने यहां एमएसएमई सेक्टर को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर देता है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर कार्य कर रहे हैं। 3 करोड़ परिवार आजीविका के लिए इसी सेक्टर पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि यह तब संभव हो पाया जब सरकार ने उसकी ब्रांडिंग की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, उसकी ब्रांडिंग की, मार्केट से जोड़ा, पैकेजिंग के साथ जोड़ा, डिजाइनिंग के साथ जोड़ा। आज परिणाम है हम सबके सामने। इस एक्सपोर्ट के बाद हमारे वित्त मंत्री भी कर रहे थे, कुल 84,000 करोड़ का यहां से यूपी के अंदर कुल एक्सपोर्ट होता था। आज इसकी संख्या बढ़ करके 1,86,000 करोड़ का हो चुका है। पूरे देश के अंदर ये अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के अंदर जाते हैं तो एमएसएमई से जुड़े हुए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जुड़े हुए किसी प्रोडक्ट को ही दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को गिफ्ट के रूप में देते हैं। बहनों और भाइयों, एफपीओज की क्या ताकत है? हम लोगों ने पिछले 4-5 वर्षों से यूपी ट्रेड शो का आयोजन करना प्रारंभ किया है ग्रेटर नोएडा में, और इसमें गत वर्ष में देख रहा था सबसे अच्छा सराहा गया था वो था यूपी के एफपीओज को। यूपी के एफपीओज जितना अच्छा काम कर रहे हैं, अभी मैं बाहर भी प्रदर्शनी लगी हुई थी वो देख रहा था। यानी हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ नया हुआ है।
चाहे वह महिला स्वयंसेवी समूह हो, एफपीओज हो, एमएसएमई सेक्टर हो या कोऑपरेटिव का सेक्टर, हर एक सेक्टर की जो संभावनाएं थी उन संभावनाओं को आज एक नई उड़ान मिली है। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.